तो देखो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली मेजर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला और प्लस माइनस करने वाला। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल वाले मेथड्स जो हैं थोड़े से हमको देखने होते हैं, और बेसिक थ्योरी है और कुछ इस नहीं है इस चैप्टर में। जैसा बता दूं अगर वैसे करोगे तो फटाफट क्वेश्चन सेकेंड्स में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बता। हाँ, अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद पूछना अपने पर्सनल डाउट्स। तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझना, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, कि रेशियो और फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। रेशियो पहले इंट्रोडक्शन है मेरा ये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो देखो मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि रेशियो क्या है। सिंपल है, कंपैरिजन ऑफ किसी भी वन थिंग टू another with same unit। ठीक है, पहली बात तो कि यूनिट सेम होना चाहिए तभी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तुम किसी लंबाई का, मेरे लंबाई का तुम्हारे मोटापे के साथ तुम कंपेयर नहीं कर सकते। लंबाई का कंपैरिजन लंबाई के साथ होगा, वजन का कंपैरिजन वजन के साथ होगा। ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज का दूसरे चीज के साथ कंपैरिजन को ही हम लोग बोलेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो का डेफिनेशन समझ में आया। अब एक स्पेशल तरह का रेशियो होता है। ठीक है, स्पेशल तरह का रेशियो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन मतलब हो गया, ये भी एक कंपैरिजन ही है। जैसे ये एनिमल है, तो एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डॉग भी एक एनिमल है ना, डॉग भी एक एनिमल है। ये डॉग जो हो गया ये हो गया फ्रैक्शन, और ये जो एनिमल है ये हो गया हमारे लिए रेशियो। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो ध्यान से समझो। रेशियो मतलब मैंने बताया कि कोई भी कंपैरिजन। ठीक है, और फ्रैक्शन भी एक तरह का रेशियो है। फ्रैक्शन जो है रेशियो के अंदर ही आता है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है वन थिंग, कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू the whole part in which it was included earlier। बात समझो, फ्रैक्शन क्या हो गया कि किसी भी चीज को, जैसे एक केक है, ये हिस्से को तुमने निकाला और इस हिस्से का कंपैरिजन, देखो ध्यान से सुनना, इस हिस्से का कंपैरिजन, ये इसको वापस अंदर डाल रहे हो, तब जब पूरा था उसके साथ हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। बात समझ में आया ना, क्या बोला, इस केक का कंपैरिजन रिमेनिंग केक के साथ नहीं हो रहा है, बचे हुए केक के साथ नहीं हो रहा है, इस केक का कंपैरिजन जब वो पूरा था उसके साथ जब हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब टूटा हुआ हिस्सा। ठीक है, फ्रैक्चर सुना है ना, टूट जाता है जब हम लोग का हड्डी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। वहीं से ये भी शब्द है जुड़ा हुआ है, फ्रैक्शन। ठीक है, टूटा हुआ हिस्सा। लेकिन फ्रैक्शन मतलब होता है जो नीचे में जो चीज होता है। जैसे मैं तुमको बोलता हूं कि तुम मान लो 4 बच्चे हो, एक माँ बाप के हो। ठीक है, और चारों में प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाला है, तो कितना करके सबको मिलेगा,
1/4 करके मिलेगा ना सबको, सबको 1/4 करके मिलेगा। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये 1 भी इंक्लूडेड है ना। तुमको कितना मिलेगा? 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगा, तो उसमें ये जो 4 है उसमें तुम भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। और फिर ये 1 में तुम हो और तुम्हारा कंपैरिजन पूरे चीज के साथ हो रहा है जिसमें तुम खुद इंक्लूडेड हो। इसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पे। फ्रैक्शन क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू द होल पार्ट इन विच इट वाज इंक्लूडेड अर्लियर। मतलब इसका कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है और ये जो है इसमें भी है। बात समझ में आया? ये हो गया फ्रैक्शन। और किसी भी तरह का कंपैरिजन उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। तो कंपैरिजन ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिमिटेड कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ होल थिंग के साथ कंपैरिजन करते तो हो गया फ्रैक्शन। किसी चीज के साथ भी कर लो कंपैरिजन तो हो गया रेशियो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अगर मैं लिखूं ये है 1/5, ये क्या है? फ्रैक्शन है कि रेशियो है? हाँ, ये फ्रैक्शन है कि रेशियो जब मैं पूछ रहा हूं, ये दोनों हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन भी दिख रहा है और ये हर फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो होता ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हर डॉग एनिमल होता ही है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब रेशियो को हम लोग दिखाते कैसे हैं? ये पॉइंट पूरा समझ में आया? कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो समझ में आया? अब हम लोग इसको दिखाते कैसे हैं, इस बात को समझते हैं। तो ये जो रेशियो है ना, यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने लिखा था वो लिख लेना, पहले लिख लो, रेशियो वाले जगह पे इसको लिख लो, कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर। फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट को। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा करेंगे तभी बेटर समझ पाएंगे थ्योरी को। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, हो जाए तो बताओ। हो गया प्रज्वल? बढ़ते आगे। फिर देखो, अब हल्का हल्का कॉन्सेप्ट थोड़ा बस समझ लेना है। बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं है, थ्योरी देख के डरना नहीं, सिंपल है, सिंपल भाषा में मैं बस समझा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? ये पॉइंट्स तुम लोग को याद रखने के लिए बस दिया हुआ है। याद तो रखना नहीं है, बस एक बार
देख लेना, ताकि कोई छोटा छोटा जो मिस्टेक करते हैं ना एग्जाम हॉल में वो सब ना हो, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। मान लो एक्स और वाई का कंपैरिजन है, उसको दो तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इज टू वाई, दिख रहा होगा, कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज टू वाई लिख सकते हैं, या फिर एक्स डिवाइडेड बाई वाई, जो कि ऐसा होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है एक्स और वाई का। मान लो बोलना चाहता है कि एक्स जो है हर दिन 2 रुपये कमाता है और वाई हर दिन 3 रुपये कमाता है, तो ये कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि दोनों रुपए ही कमा रहे हैं, 1 रुपये 1 पैसा ऐसा तो नहीं कमा रहा, ठीक है। यूनिट सेम होना चाहिए कंपैरिजन करने से पहले। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2:3, या फिर लिख सकते थे ऐसा इस फॉर्म में 2/3। सिंपल है, ऐसा तो हमने बहुत बार देखा है 2:3, 2/3। इस तरह से दो तरीके से दिखा सकते हैं रेशियो को। उसके बाद बोला है जो पहला चीज होता है ना, जो पहले आता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटी मतलब होता है जो पहले आता है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस होता है मतलब बाद में आता है। कॉन्सिक्वेंस होता है ना, कुछ गलत काम करते हो तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है ना, तो कब होता है वो, काम होने के बाद होता है ना, तो वहीं से ये शब्द आया है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। आगे में जो आएगा एंटीसीडेंट, पीछे आएगा कॉन्सिक्वेंट, ऊपर जो आएगा वो एंटीसीडेंट और नीचे जो आएगा वो कॉन्सिक्वेंट। सिंपल। ये शब्द इसलिए होना चाहिए पता, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि एंटीसीडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो तुमको पता ही नहीं है एंटीसीडेंट होता क्या है, तो उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। समझ में आया? तो बेसिक शब्दों को हमें पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद देखो उसके बाद मान लो ऐसा है, ये चीज देखा होगा तुमने, A इज टू B, उसके बाद दो ऐसा दिए हुए हैं, और फिर C इज टू D ऐसा दिया हुआ है। A इज टू B मतलब एक कॉलन, उसके बाद डबल कॉलन। इसका मतलब होता है कि ये जो है प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है इस चैप्टर का भी नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है दो रेशियो आपस में इक्वल है। समझ में आया? दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D। A इज टू B है तो इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, C इज टू D है C/D लिख सकता हूँ, और बीच में ऐसे करके 2 दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे, तो इसको हम लोग इक्वल टू में ऐसे दिखाते हैं, मतलब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। इस रेशियो के ऐसे डॉटेड फॉर्म में लिखो, या फिर हम लोग जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब उसमें क्या है, A एंड D, ये जो है पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं क्योंकि कोने पे है एकदम, ठीक है। और जो मिडिल में ये 2 वैल्यूज हैं इसको मीन बोलते हैं। समझ में आया? सिंपल है, कोई वैसा बड़ा चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ। ये दोनों हो गया मीन और ये दोनों हो गया एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब तो समझ में आता होता है एकदम जो कोने पे हो। उसके बाद तुम इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हो कि D अगर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो AD हो जाएगा, और B इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो BC हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं ना। जब हम लोग को डिनोमिनेटर हटाना है, नीचे वाला पार्ट हटाना है, तो उसी चीज को देखो यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या, B एंड C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A एंड D, दिस इज इक्वल AD इक्वल टू BC। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना।
क्या कि जब भी कोई रेशियो है, ठीक है, उसको अगर तुम ऐसे एग्जांपल के साथ ही चलते हैं, मान लो ये रेशियो है 2:3, इसको अगर दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें 20:30 हो जाएगा, फिर से वो कट के आपस में 2:3 हो जाएगा। तो हमने देखा क्या कि मल्टीप्लिकेशन करें अगर एक ही चीज से, बोथ साइड, दोनों साइड अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो नहीं बदलता है। उसी तरह अगर बोथ साइड अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तब भी रेशियो नहीं बदलता। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रेशियो नहीं बदलता अगर सेम चीज से ऊपर नीचे किया जाए, ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस में बदलता है ना। क्यों? क्योंकि अगर 2:3 है, इसमें मैं अगर 2 ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा, इसमें अगर 2 ऐड कर दूं तो 5 हो जाएगा, 4:5 हो गया, रेशियो बदल गया। सिंपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो को आपस में भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन करना मना है, कब तक? 90% केसेस तक। बहुत स्पेशल केस में ही हम लोग रेशियो को ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस सोच के रखो कि प्लस माइनस रेशियोज के साथ करना मना होता है जनरली, है ना। जनरली शब्द का मैंने यूज किया, हमेशा नहीं। तो देखो इसी बात को लिखा है, ABCD अगर ऐसे रेशियो में है, दिस बिकम्स प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली शुड बी एडेड। ये क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ो। अच्छा ये था, सॉरी। It does not change the ratio when we multiply or divide antecedent and consequent of the ratio by a same non-zero number as given। ये तो मैंने समझाया, यही चीज़ समझाया। ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो, C मल्टीप्लाई किया तो रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये C कट जाएगा आपस में, है ना। ये समझा दिया। उसके बाद what should be added तो प्रोपोर्शनल हो जाए, इसका कोई काम नहीं है, तो क्वेश्चन का टाइप हो गया, है ना। और मैंने बताया कि रेशियो को हम लोग ऐड बहुत रेयर केस में करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट आपस में, ठीक है, क्योंकि रेशियो को चेंज कर देता है। इफ एन अमाउंट आर इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो दिस, ये भी सिंपल है। देखो मान लो मैंने बोला कि तुम दिन में 2 रुपए कमाते हो और मैं दिन में 3 रुपए कमाता हूं, ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए कमाते हैं। मान लो 5 रुपए ही हम लोगों ने कमाया मिलके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 रुपए तुमको, 3 रुपए मुझे, सिंपल है। 5 रुपए हो तो क्यों? क्योंकि टोटल हमने 2:3 यूनिट्स जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 5 ही था, और 5 ही रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो ईजी है। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलेगा नहीं। मान लो बोला 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने, तो तुम्हें कितना मिलेगा? 20 रुपए, मुझे कितना? 30 रुपए, मिलके 50 रुपए हो गए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, 50 की जगह दे सकता है तुमको 1500 भी। तो ये 1500 जो है ये टोटल पैसा है, और तुम्हारे पास टोटल यूनिट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है आपस में? एक को 2 यूनिट दोगे तो दूसरे को 3 यूनिट देना पड़ेगा। तुम अगर 2 रुपए रखोगे तो मुझे 3 रुपए देना पड़ेगा। तुम अगर 2 पैकेट रखोगे तो मुझे 3 पैकेट देना पड़ेगा। तुम 2 लीटर रखोगे तो मुझे 3 लीटर देना पड़ेगा। तो रेशियो क्या है? 2:3। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 5। 5 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 तुमको 3 मुझे। घुमा फिरा के बात तो यही हुआ ना, लीटर बोलो, केजी बोलो, कुछ भी यूनिट में जो एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा था वो हो, लेकिन यूनिट क्या हो गया? टोटल 5। अब हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 1500। मतलब ये 1500 इस 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को पहले 1 यूनिट पे जाना चाहिए। अगर तुमको मुझे 2 यूनिट देना है तो पहले मुझे 1 यूनिट निकालना होगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कि 1500 है, ये 5 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाई 5, 1500 डिवाइडेड बाई 5, और तुम्हें 2 यूनिट देना है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 5 हमें 1 यूनिट मिल गया। तुमको 2 यूनिट देना है तो इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अगर मुझे खुद लेना होता तो मैं बोलता 1500 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 यूनिट मिल गया। अब इंटू 3 करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है?
3 यूनिट, उसका वैल्यू मुझे मिल गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर m/n में डिस्ट्रीब्यूटेड है, a और b का रेशियो बता दिया m/n, मान लो 2/3 एग्जाम्पल के तौर पे, तो a को कितना मिलेगा, तो m/m+n, मतलब 2 को ये कितना मिलेगा, 2 को, तो टोटल कितने 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट से हम लोग पहले डिवाइड करेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होगा। r को क्या अमाउंट r है, ये 1500 सोचो, इसको हमने पहले कैसे डिवाइड करना है, m+n से, ठीक है। m+n जितना भी होगा उतना से डिवाइड करने से 1 यूनिट मिलेगा, इस बात को लिख के रखना। ये काम करने से एक यूनिट का वैल्यू मिलता है। बात याद रहेगा, मैंने इसी चीज को यहाँ पे समझाया कि पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। 2:3 था, तो जैसे ही 2 + 3 5 यूनिट है, 5 यूनिट से जैसे ही वैल्यू जो तुमको क्वेश्चन में दिया उसको डिवाइड करोगे 1 यूनिट मिलेगा। उसके बाद अगर तुमको 2 यूनिट निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 3 यूनिट निकालना है तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सब कुछ सेम है, देखो, ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंस निकालना है, 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। तो अगर तुमको बोले कि हम दोनों में आमदनी का अंतर कितना है, अगर तुम 2 रुपये कमाते हो और मैं दिन का 3 रुपये कमाता हूँ और 1500 रुपये हमने टोटल कमाया है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना है हमारे में, तो हमने हमारे भीतर अंतर कितने का है, तो तुम पहले खुद का वैल्यू निकालो, फिर मेरा वैल्यू निकालो, फिर माइनस करो। उससे अच्छा है कि तुमको पता है तुमको 2 यूनिट मिलने वाला है, मुझे 3 यूनिट मिलने वाला है 1500 में से, और डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, तो सीधा 1 यूनिट का वैल्यू ही निकाल लो ना, डिफरेंस का वैल्यू निकाल लो। तो वही चीज़ है यहाँ पे बताया हुआ कि डिफरेंस ऑफ पार्ट ए एंड बी क्या होगा, m-n, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई, वही देखो, लेकिन डिवाइड हर बार किससे कर रहे हैं, m+n से। क्यों, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू ऐड करने से ही वो टोटल यूनिट्स हो रहे हैं, जिसका वैल्यू हमको पहले क्वेश्चंस में दे रखा है, आज दे रखा है। यहाँ पे 1500 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना हमने समझा। बहुत जल्दी आया टॉपिक पूछने के लिए। अच्छा, कल ही मुंबई आया। बस इतना बचा है। अब इसमें बोल रहा है कि इफ रेशियो ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड डिफरेंस ऑफ देयर शेयर इज आर, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। इस बार क्या बोला, मान लो रेशियो दे रखा है 3:5, बोल रहा है कि तुम 3 रुपए कमाते हो तो मैं 5 रुपए कमाता हूँ, ठीक है, 3:5 है, तो टोटल कितने रुपए हम लोग कमा रहे हैं या कितने यूनिट कमा रहे हैं, 8 यूनिट कमा रहे हैं। तो 8 यूनिट का वैल्यू जनरली पहले दिया था हमने, एग्जाम्पल के तौर पे दिया था कि 1500 रुपये जो है टोटल कमा रहे हैं, लेकिन वो 1500 इस बार नहीं दे रहा। इस बार क्या बोल रहा है कि तुम जितना कमा रहे हो उससे मैं कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मान लो 200 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया कि तुम जितना कमा रहे हो उससे 200 रुपये मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। इस डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, तो हमको पता है कि तुम 3 यूनिट कमा रहे हो तो मैं 5 यूनिट कमा रहा हूँ। कितने का गैप है यूनिट में, 2 का, 2 यूनिट में ज़्यादा कमा रहा हूँ। और क्वेश्चन में बोल दिया कि मैं 200 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो ये जो गैप है 2 यूनिट का, यही है 200 रुपये। तो पहले फिर अब क्या करेंगे, 1 यूनिट खोजेंगे। 1 यूनिट कैसे खोजेंगे, 200 डिवाइडेड बाई जो भी गैप था 2, तो 1 यूनिट मिल गया। अब वहाँ से तुम कहीं पे भी जा सकते हो। अगर तुमको 3 यूनिट चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुमको 5 यूनिट चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और तुमको अगर टोटल यूनिट चाहिए 3 + 5 8 यूनिट चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सिंपल है। क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया है उसका कंपैरिजन हमारे रेशियो के जिस चीज़ के साथ उसका फिट बैठ रहा है उसके साथ करना है, ठीक है। अगर डिफरेंस का बोल रहा है तो डिफरेंस का कंपैरिजन वैल्यू के साथ करेंगे, टोटल का बोल रहा है तो टोटल का कंपैरिजन वैल्यू के साथ करेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है
कि अगर पार्ट ए को निकालना है, आर रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और ए और बी का गैप, ए और बी का रेशियो दे रखा ये, और आर जो है डिफरेंस है, सॉरी आर जो है डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया था इस एग्जांपल में, आर डिफरेंस है किसका, एम और एन का, कितना उसको मिल रहा है, तो बस एम माइनस एन से डिवाइड किया, किसको, आर को, ये 1 यूनिट का वैल्यू देगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू देगा, वहाँ से m यूनिट निकाल लो या फिर n यूनिट निकाल लो या m प्लस n यूनिट निकाल लो, जो बोले क्वेश्चन में वो निकाल के हमको दे देना है, ठीक है। देखो m प्लस n यूनिट भी निकाला है। हमेशा याद रखना ये पार्ट और ये पार्ट मिल के हम लोग को क्या देगा, पहले 1 यूनिट देगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो समझने में आसानी होता है आगे की चीज़ें, ठीक है। ये 1 यूनिट दिया, उसका जितने भी यूनिट निकालना है निकाल लो, m प्लस n निकालना है तो m प्लस n से मल्टीप्लाई कर लो, n m जो चाहे वो निकालो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे m जो है बड़ा है n से, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको लिख लेना ब्रैकेट में, नो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट एक समझ लेते हैं कि if the ratio of alligation of syrup and water in a jar is m:n and the other glass alligation is p:q, then the ratio of syrup and water in the third glass which contains all alligations of both glasses is ratio this। इसको मैं जब एलिगेशन कराऊंगा इसी में आगे, तब मैं सिंपल शब्दों में, एकदम सिंपल चीज़ है वो समझा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहे यहाँ पे। उसके बाद फाइनल चीज़ कि अगर इफ़ ए बाई बी एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर है, वो तीसरे रेशियो के बराबर है, और ऐसे कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर के जितने भी रेशियो है उसको ऐड कर दोगे और नीचे के जितने भी रेशियो के पार्ट्स है उसको ऐड कर दोगे तो सेम होगा, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब हमको बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बस समझ लेना है, इसमें ये पूछता उसका कुछ नहीं है, लेकिन शब्द पता होना चाहिए एक बार, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ठीक है। कुछ नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक रेशियो को जैसे मैंने बताया 2:3 है, उसको मैंने 3:5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो। मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेशियो। एक रेशियो को दूसरे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसको बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो, क्योंकि दो रेशियो उसमें मिक्स हुआ है, ठीक है। रेशियो को कब मिक्स कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, एडिशन से कभी नहीं मिक्स करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है रेशियो में 90% ऑफ द केसेस, ठीक है। स्पेशल केस में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं मिक्स रेशियो। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, एक ही रेशियो को वापस खुद ही से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया डुप्लीकेट रेशियो, सिंपल। सब डुप्लीकेट मतलब √a इंटू √b, उसको हम लोग बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट कर देना होता है बोथ साइड। इसमें क्या था, स्क्वायर कर दे रहे एक तरह से, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब हो जा रहा है, ठीक है, आपस में 2:3, 2:3, 2:3, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। बस शब्दों को समझ लो और कुछ है नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, अर्लियर साइड की तरह। बता क्या बोल रहा था? हाँ हाँ पूरा हो गया, तो किधर था? हाँ डालना है, उसमें होगा, ऐप में होगा। अब देख, ऐड देखने का मज़ा आता है क्या आज? ठीक है, अभी पहले इधर कर लेते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सब क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो, जैसे ही सब डुप्लीकेट रेशियो था स्क्वायर रूट होता था, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो रहा है, ठीक है, कुछ वैसा है नहीं। इन्वर्स रेशियो क्या है, देखो इसमें एक चीज़ समझने वाला है, इसमें थोड़ा सा कि 2:3 दिया है,
तो जब 1/2:1/3 करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ पे तुमको लग रहा है कि कुछ स्पेशल तो है नहीं, ये भी अगर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा 3:2, और नीचे में क्या होगा, क्या यहाँ पे ऊपर नीचे 3/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6, ऊपर में 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 6, है ना, 6 कट गया। तो तुम बोल सकते हो कि 3:2 को 2:3 को उल्टा कर देंगे तो हो गया इन्वर्स रेशियो। लेकिन ये दो के लिए सही है कि बस उल्टा हो जाता है। अगर दो ही चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है आपस में तब उसको उल्टा कर सकते हो, लेकिन जैसे ही तीन चीज़ का कंपैरिजन होने लगे 2:3:5, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सोचना होता है। सीधा ऐसा नहीं हो सकता 5:3:2, ये इसका इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जैसे इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, याद रखना 3 वाले में। ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर, या यहीं पे बता दूं क्या, देखो यहीं पे बता देता हूँ। जब 3 का होता है ना, हाँ एलसीएम का ही है, मान लो क्या बताया था 1:2:3 है मान लो। ठीक है, तो इसको हम लोग इन्वर्स 1:2:3 से अच्छा 4 डाल देता हूँ ना। ठीक है, 1/4, 1/2 एंड 1/3 ऐसा हो गया। तो हमको क्या करना होता है, अगर हम लोग एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करें एक बार तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल इन्वर्स रेशियो में हो जाएगा। इन सब का एलसीएम कितना है, कितना है 12 है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 3, 6 एंड 4। देखो उल्टा नहीं हुआ कंप्लीटली, 4, 2, 3 था, उसका इन्वर्स क्या हो गया 3, 6, 4 हो गया। बात समझ में आया। तो 2 वाला रहे 2:3 रहे तो वो 3:2 हो जाता है, लेकिन जब 3 वाला होता है जैसे 4:2:3 है तब उसको इन्वर्स करते समय वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगा। बात समझ में आया। इन्वर्स रेशियो में बस ये चीज़ समझ के रखना, 3 वाले में ये चीज़ फॉलो नहीं होता है एग्जैक्टली इन्वर्स वाला। ठीक है, इन्वर्स रेशियो हमने समझा। अब आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब बस हो गया कि रेशियो को पलट दोगे, इधर वाले को भी पलट दिए उधर वाले को भी पलट दिए तो रेशियो क्या हो गया, आपस में इक्वली रह गया। बात समझ में आया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेंडो इसका मतलब हो गया कि इसको तुमने इधर भेजा, इसको तुमने इधर भेजा, ऑल्टरनेट साइड भेज दिया। ऑल्टरनेट मतलब क्या, उल्टा साइड, उल्टा साइड भेज दिया तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ए था A/B=C/D होता है, C को यहाँ पे लेके आए, B को यहाँ पे लेके आए, है ना, बस वही चीज़ हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ठीक है, उसके बाद देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, सिंपल है। देखो 2/3 है, दिस इज अगर इक्वल टू मान लो 4/6, अगर ये ऐसी बात है तो तुम बोल सकते हो डिविडेंडो के हिसाब से, दोनों एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उसके हिसाब से बोल सकते हो क्या कि ये 2 + 3, देखो क्या कर रहा हूँ, पहले ऊपर नीचे वाले को ऐड करके ऊपर लिखना है, फिर ऊपर नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखना है। इस साइड जो काम किए वो इस साइड भी करना है। दिस इज इक्वल टू 4 + 6 ऊपर में, 4 - 6 नीचे में। तो ये जो पूरा चीज़ था दिस इज इक्वल टू ये जो पूरा चीज़ है हमेशा रहेगा। करके देखें, 2 + 3 5 by -1, दिस इज इक्वल टू 4 + 6 10 by कट के 5 by -1। देखो अभी दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ में आया।
यहाँ पे भी ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे भी ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दो, तो कोई अंतर नहीं होता। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि रेशियो को प्लस माइनस नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन कब है, जब तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर रहे हो। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हो, इधर भी वही काम कर रहे हो, नीचे भी कर रहे हो, दोनों के बेसिकली नीचे भी हो रहा है, दोनों के ऊपर भी हो रहा है, तभी एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दो ही एक्सेप्शन है इसका। दूसरा एक्सेप्शन के बारे में भी बता देता हूँ, अगर इतना डिस्कस कर ही लिए हैं, कि रेशियो को प्लस माइनस तब करते हैं जब उसका टोटल यूनिट्स जो है उसको हम लोग सेम करें दोनों रेशियो के। मान लो दो रेशियो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हल्का ही बता रहा हूँ, 4:5 है और एक 3:6 है। ये प्लस ये कितना हुआ 9, ये प्लस ये कितना हुआ 9, टोटल यूनिट्स इनका सेम है, तब हम लोग कर सकते हैं, चांसेस है। क्यों? अगर ये बोल दे कि ये दूध है और ये पानी है, और यहाँ पे भी बोल दे कि ये दूध है और ये पानी है, और ये भी 9 यूनिट है, ये भी 9 यूनिट है, मतलब बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 7, 5 + 6 11, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 4 - 3 5 - 6। बात समझ में आया? प्लस माइनस कब कर सकते हैं रेशियोज को आपस में? बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में, एक कंपोनेंडो डिविडेंडो, और दूसरा जब टोटल यूनिट सेम हो, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और सब यूनिट्स का डेफिनेशन बता दिया हो, तभी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये दो कंडीशन हो गए, और ये बहुत कम क्वेश्चंस में देता है इसको ऐड करने को रेशियो। ठीक है, 5% क्वेश्चन में ही रेशियो का होगा, जिसमें हम लोग को रेशियो ऐड करके फटाफट निकल जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा थ्योरी ऑलमोस्ट होने को आया है, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने थ्योरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शनल मतलब पता है मैंने क्या, कि दो रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, या फिर उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, सॉरी उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का बात किया। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब क्या मैंने बताया था, x/y = a/b, दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल मतलब होता है डायरेक्टली, क्या एक का दूसरे के पे क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x गिरेगा तो y भी गिरेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शनल भी पता है तुमको, कौन सा? ये वाला a = b × c, ये बात हमने बार बार पढ़ा था कि b और c आपस में क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे अगर ये फिक्स्ड हो जाए तो, है ना। b बढ़ेगा तो c गिरेगा। जैसे मान लो 40 रुपये ही तुम्हारे पॉकेट में है और 4 रुपये करके 10 चॉकलेट तुमको लेने हैं, तो दाम अगर चॉकलेट का बढ़ गया, 4 रुपये की जगह 5 रुपये हो गया, 40 रुपये ही है तुम्हारे पॉकेट में, तो कम चॉकलेट लेना पड़ेगा। अगर तुमको दाम गिर गया चॉकलेट का तो ज़्यादा तुम चॉकलेट ले पाओगे, है ना। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, और ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो पता है 40 और 4 है, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा चॉकलेट ले पाओगे। ठीक है, हो गया हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब हमको बस क्वेश्चन करना है धड़ाधड़। ठीक है, जितना बताएं वो कॉन्सेप्ट उतना मोर देन इनफ है। इसका पीडीएफ ग्रुप में डाला है, प्रिंट आउट करके लेके आना। एसी खुद अपने आप ऑन हो रहा है, खुद अपने आप ऑफ हो रहा है, स्पेशल कंडीशन में है वो। अच्छा ये बच गया यार, ये वाला बच गया। ये तो मैंने बता दिया, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट रेशियोज। मल्टीप्लाई डिवाइड रेशियो भी हमने देखा था, बस ये थोड़ा सा बच गया, सॉरी। प्रोपोर्शन वाला, दो रेशियो जब इक्वल होते हैं आपस में तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको जूम इन कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया था प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो आपस में इक्वल हो गया तो बोलेंगे प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, जो बीच के दो मैंने बताए थे
उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अगर 3 ही वेरिएबल है ना प्रोपोर्शन में, तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी करो, या फिर a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी करो। मतलब मिडिल वाले में जो ये दो होते हैं ना मीन प्रोपोर्शंस में, उसमें सेम वेरिएबल रखना है, और एक्सट्रीम में जो है वो अलग वैल्यूज रखना है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन में। तो इससे क्या होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन का बात करें, मीन प्रोपोर्शन हो गया। अगर इसी चीज में अगर 3 ही वेरिएबल है, नहीं, अगर इसमें 3 वेरिएबल है, उसमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड। बात समझ में आया? अगर 3 ही वेरिएबल है तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा कि चारों जो है अलग अलग हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ए बी सी डी होगा, ठीक है। यहाँ पे डी सोच लेना, या फिर एक्स, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, रेशियोज का, कि बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। मीन का मल्टीप्लीकेशन एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हमने थोड़ी देर आगे भी पढ़ा, ठीक है। हो गया, फिर हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब हो गया जो पहला है, सेकंड प्रोपोर्शन हो गया जो दूसरा है, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया जो तीसरा है, फोर्थ यहाँ पे ऐसे डिग्री फॉलो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल है। नंबर विच, हाँ, ये एडेड टू मेक देम प्रोपोर्शनल, देन ये इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, ये क्वेश्चन आएगा तब उसमें करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रेशियो तो हम लोग को पता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के पीछे, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाँ, ऑटोमेटिक ही है वो, सुपर ऑटोमेटिक है। चलो इसको करो, इसके लिए पेन पेपर यूज़ करो, बाकी के लिए हम लोग ओरली करने का कोशिश करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा ओरली करने में, ठीक है। और जब भी रिवाइज करना होगा तो बस फर्स्ट पेज को देख लेना, मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले, है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज को बस देख लेना। चलो करो इसको, तब तक मैं इसी का देखता हूँ। कर जल्दी, कुछ तो छोड़े। ये लगता है एयरक्राफ्ट है, बस उड़ने ही वाला है। फैन मोड पे नहीं है, कूल पे है। देखो आ रहा है, अभी ठंडा कर रहा है। इसका भी स्विच है ना, अच्छा कनेक्टेड ही नहीं है। हो गया, बकैती कर दो और क्वेश्चन मत करो, तो कुछ फायदा है क्या? पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बकैती करना अगर टाइम बचे तो। जल्दी। हाँ 26,000।
क्या कर दे, रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें बताओ, प्लस कर दें। तो तुमने वही काम किया जो मैंने बार बार मना किया, प्लस माइनस नहीं कर सकते रेशियोज को आपस में अनलेस बहुत स्पेशल कंडीशन हो। वो दो स्पेशल कंडीशन क्या है, रुक जा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो या तो कर रहे हो या फिर सारे यूनिट्स का हमें पता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते। हमें पहले इन दो, रुक जा, पहले हमें रिलेशन पता है क्या, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इनकम का रेशियो दिया है 3:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:7, और सेविंग्स को हम लोग को वैल्यू में बताया है, कौन कौन से, 16,000 और 26,000। तो अगर मैं इनकम का रेशियो से एक्सपेंडिचर का रेशियो माइनस कर देता तो सेविंग का रेशियो मिल जाता, लेकिन ये मैं कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास वैसा सब कुछ है नहीं कंडीशन, और रेशियो को हम लोग माइनस नहीं करते अनलेस स्पेशल हो, बहुत स्पेशल कंडीशन, हमारे पास पूरा सब कुछ का डेटा हो, हम लोग माइनस नहीं करेंगे। बात समझ में आया, इसीलिए इसको पहले क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज़ करना है, इक्वेशन बनाना है। बात समझ में आया। तो इनकम हम लोग मान लेंगे 3x एंड y क्यों लिख दिया, 3x और 5x मान लेंगे, ठीक है। लेट इनकम भी 3x एंड 5x। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग मान लेंगे 4y एंड 7y। लेट एक्सपेंडिचर भी दिस एंड दिस। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही तो होता है सेविंग, ये पता है ना। इनकम में से तुम अपना खर्चा हटा दो, एक्सपेंडिचर हटा दो, तो बचेगा क्या, सेविंग्स। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x माइनस 4y, ये इनकम में से ये एक्सपेंडिचर हटा दिया, ये a का है 3, फिर ये a का है 4, फिर a का है सेविंग 16,000 इक्वल टू 16,000। और दूसरा इक्वेशन दिया है 5x माइनस 7y इक्वल टू 26,000। बात समझ में आया। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमको निकालना क्या है, रुक जा, हम लोग को निकालना क्या है, ए एंड बी सेव इतना रिस्पेक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालना है, 4 मतलब डिफरेंस कितने का है, 3y। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 3y निकालना है हमको, 4y माइनस 7y निकालना है, या 7y माइनस 4y निकालना है, 3y निकालना है ना। तो हमें बस y का वैल्यू चाहिए, तो 3 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इसको सॉल्व करो, 3x माइनस 4y, और निकालना क्या, x को कैंसिल आउट करके y को रखो सिर्फ इक्वेशन में। तो इसको कैसे करें, x को कट करें, बस y को हमें बचाना है, तो हम लोग क्या करें, कैसे x को कट करें, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 3 जा यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। तो हमको पता है ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे क्या, 5 4 जा 20 माइनस 20y, और 7 3 जा 21 माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, ये साइन यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस 21y। सब साइन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। फिर 16,000 इंटू 5, 16 5 जा 80 इक्वल 80, और 26 इंटू 3 कितना होता है, 78। तो 80 माइनस 78 होता है 2000। ये कहाँ से आया, तो 80,000 माइनस 78,000 से आया 2000, ठीक है। तो हमने निकाल लिया माइनस 20y प्लस कितना हो गया, तो y का वैल्यू कितना आया
y का वैल्यू आ गया 2000 और हमें आंसर क्या चाहिए 3y, तो 3y इक्वल टू 2000 इंटू 3 यानी कि 6000। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? लिखो इसको। अब मेन कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं कि रेशियो को हम लोग आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला के हिसाब से भले ही आई इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हो, फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वैसा कंडीशन बैठ नहीं रहा। सब कुछ बहुत रेयर कंडीशन में रेशियोज़ को हम लोग आपस में प्लस माइनस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लिखो इसको। डन। बड़े आगे। नहीं, इसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेविंग्स का रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो को डायरेक्ट सेविंग्स के रेशियो के साथ हम लोग यूज़ कर सकते थे, इस वैल्यू को, है ना। उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, सेविंग का रेशियो निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करता, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम का रेशियो माइनस एक्सपेंडिचर का रेशियो करता, तो सेविंग का रेशियो आ जाता। उसको मैं 16,000 26,000 के साथ यूज़ कर सकता था, लेकिन वो हम लोग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो को आपस में प्लस माइनस करना मना है। बहुत स्पेशल कंडीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली नहीं कर सकते, इतना कम डेटा में नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा गलत आंसर आएगा अगर इसको इससे माइनस करो तो। देखो यहाँ पे 3 + 5 8 यूनिट, इनकम 8 यूनिट हो रहा है और एक्सपेंडिचर 11 यूनिट हो रहा है, 4 + 7, है ना। तो मतलब गलत रेशियो में वैसा फिक्स करके दिया हुआ है, तो हम लोग आपस में माइनस नहीं कर सकते हैं सेविंग्स का रेशियो लाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो सेकेंड वन। करो इसको। दो पर्सन है Q एंड R, अर्न इन द रेशियो 2:3। इस रेशियो में कमाते हैं और स्पेंड करते हैं इस रेशियो में, एंड सेव इन द रेशियो दिस, ठीक है। हमको पता है क्या, तीनों का रेशियो दे दिया है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, हर एक का मंथली इनकम तुमको निकालना है। अगर टोटल सेविंग्स ऑफ बोथ Q एंड R एक साथ टुगेदर कितना है, 18,700, ठीक है। सेविंग बता दिया है, इतना है। सेविंग का रेशियो भी बता दिया। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसको कैसे ले जाएंगे, रेशियो दे रखा था सेविंग का, हमको तो पहले पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स,
ठीक है, ये बात तो हमको पता है। तो इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5, और सेविंग्स का रेशियो हम लोग को दे रखा है 4:7। वो क्या दे रखा है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो पहले अगर इक्वेशन बनाने गए, अच्छा सेविंग्स का रेशियो भी लिख देता हूँ, चलो 4:7। अब देखो एक बार सोचो कि 5 यूनिट इनकम बता रहा है, एक्सपेंडिचर 14 यूनिट, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब रेशियो को यहाँ पे प्लस माइनस करना बहुत बड़ा भूल होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन रेशियो नहीं माइनस कर सकते। और माइनस करके क्या आ रहा है, सेविंग्स आ रहा है क्या, 2 - 9, यहाँ पे -7 आना चाहिए, 3 - 5 नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना है, कुछ भी करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, इक्वेशन बनाना इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। जब भी हम लोग को प्लस माइनस वाला काम हो रहा है वहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 4:7 सेविंग्स बता रखा था, लेकिन टोटल सेविंग्स बताया क्या, 18,700। और यहाँ पे कितना टोटल सेविंग्स है, 11 यूनिट है। मतलब ये 11 यूनिट 18,700 के बराबर है। अब यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करना है कि कितना है, 18,700 कितना टोटल 11 यूनिट, 11 यूनिट के बराबर है। तो किससे 11 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। तुमको 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और 18,700 बाई 11, और 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करो। 11 से तो ये कट रहा है, दिख रहा है, 1 + 7 8 होता है, 17। सो इंटू 4 कितना होता है, 17 4 ज़ा 68, ठीक है ना। 17 7 ज़ा 119, ठीक है ना। मतलब 6,800 इसका वैल्यू है। एक मिनट रुक जा, 4 यूनिट का वैल्यू है 6,800, और ये 7 यूनिट का वैल्यू है 19,000 11,900। ये था, दोनों मिलके कितना हो रहा है 18,700। तो सेविंग का रेशियो यूज करके जो टोटल सेविंग दिया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पहला और दूसरे को, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आए जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था उस वैल्यू तक। यहाँ पे 16,000 और 26,000 दिया था, उसको हमें निकालना पड़ा। 16,000 26,000 उसमें नहीं दिया था, उसमें टोटल एक साथ करके दे दिया था तो नहीं हो पाता। उसको हमने स्प्लिट किया किसमें, 6,800 और 11,900 में। अब हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो हमने पहले काम किया था, तो वो बना लेते हैं। इसको x पकड़ लेते हैं, 2x 3x 9y 5y। तो हम लोग बोलेंगे 2x - 9y = 4 का वैल्यू कितना है 6,800, और 3x - 5y = 11,900। समझ में आया ये क्वेश्चन? और एक स्टेप ऊपर उठा, इसलिए हमने क्या किया, इसको तोड़ के पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्म में लेके गए पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, और निकालने को क्या बोला है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ द टोटल पर्सन। अच्छा, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 8400 किसी का भी मैच नहीं कर रहा, तो किसी भी कभी एक सिंगल बंदे का भी इनकम निकाल लोगे तो सारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो 2x का वैल्यू निकालना है हमको, है ना, इनकम निकालना है ना, दोनों का कितना कितना है। अच्छा, और एक बात याद रखो कि हमको पता है कि इनकम दोनों का दे रखा है, तो वो रेशियो में होना चाहिए 2:3। तो ये ऑप्शंस भी 2:3 होना चाहिए। तो ये दिख रहा, ये तो दिख रहा है ये 2:3 है, ये भी 2:3 है। मतलब ऑप्शंस ज़्यादा है तो चेक करके फ़ायदा नहीं है, ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। और निकालना क्या है, पता चल गया हमको 2x का वैल्यू निकालना है। क्यों 2x निकालना है, बोल रहा है
कि इनकम निकालना है दोनों बंदों का। तो हमने देखा कि दोनों बंदों में सबका तो अलग अलग दे रखा है, तो किसी का भी निकाल लो, तो 2x निकाल लेते हैं। तो 2x का वैल्यू निकालना है तो हमें y को हटाना पड़ेगा इक्वेशन से। कैसे हटाएं इसको? बोथ साइड इंटू 5 कर देते हैं, तो 9 5 ज़ा 45, और यहाँ पे इंटू 9 कर देते हैं, 9 5 ज़ा 45, दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, साइन को उल्टा करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना होता है। ये पार्ट कट हो जाएगा, मुझे पता है। 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। बच गया ये 5 2 ज़ा 10x, और 9 3 ज़ा माइनस 10x माइनस 27x। दिस इज इक्वल टू 68 इंटू 5 होता है, इंटू 5 मतलब 10/2, 3 4 0 0 0 0 34,000। उसमें से माइनस करना है इसको, 11 इंटू 9 99,000 प्लस 8,100, मतलब 1,07,100, 1,07,100। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ कर नहीं सकते। 10 माइनस 27 होता है माइनस 17x। दिस इज इक्वल टू 34,000, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे बच गया 66,000 और 7,000, 66 और 7 हो गया 73,100, 73,100। होपफुली कोई एरर ना हुआ हो। 731 डिवाइड होगा 17 से, डिविजिबल है क्या? 73 75 68 हो गया 51। हाँ कट रहा है, चलो कोई इशू नहीं है। क्या बोल रहा है? 17 से कट करते हैं, 73 4 बार में जाता है, 68 51 17 से 5 बार में जाता है, और बच गया 2 0। तो x और माइनस साइन था यहाँ पे भी माइनस साइन था, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बच गया x का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 4,500। ठीक है, और हमें निकालना किसका है? 2x का वैल्यू, तो दैट इज 9,000। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, कल गलती किया क्या? 48 हो गया, 68 हो गया, 68 5 51 3, अरे 3 है यहाँ पे, सॉरी। क्या कर रहा था? जरा 70 कितना था यहाँ पे? 3 था ना, 73,100। ठीक है, यहाँ पे था 73,100, तो इसको हमने कट किया था, तो यहाँ पे आ गया था हमारा 4,300 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा हमारा 4,300, तो 2x का वैल्यू आएगा हमारे लिए उसका डबल 8,600। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में मैच कर गया डी। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, और कोई ऑप्शन नहीं है इस मेथड के अलावा इसको फटाफट करने का। ठीक है, क्या किया? पहला काम सेविंग्स को स्प्लिट किया, फिर बाकी जो पहले क्वेश्चन में किए थे उसको ही किया है हमने। हमें यहाँ पे बस पहले पता होना चाहिए, इसको शॉर्ट में थोड़ा और हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, हमें पहले से पता होना चाहिए कि x हमें चाहिए कि y हमें चाहिए। अगर हमें पहले से पता है कि हमें 2x का वैल्यू निकालना है, तो बस x निकालना है और y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट कैसे किए? 5 से मल्टीप्लाई किए पूरे इक्वेशन को, और यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 9 से किए, तो ये पार्ट तो कट जाएगा, ये 5 यहाँ पे ऐसा वैल्यूज दे देगा, और ये 5 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू देंगे। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, 4,300 आया x का वैल्यू। जैसे ही x का वैल्यू आया, 2x का वैल्यू हमको पता चल गया, और ऑप्शन क्लिक किया। ठीक है, लिखो इसको।
हेलो, अरे नेट काम। फोन ही स्विच ऑफ भी हो गया, कोई बात नहीं, रेस्ट कर पहले, थोड़ा ही टाइम बचा है, थोड़ा ही क्लास का टाइम बचा है, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा तेरे को। बढ़े आगे, देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें बोला है रेशियो ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 3:5 है, करेक्ट। इफ 39 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 14 इज एडेड टू द सेकेंड, पहले नंबर में ऐड करना है कुछ एक वैल्यू, दूसरे में कुछ एक वैल्यू, देन द रेशियो बिकम 6:7। what will be the ratio, what will the ratio become, what will be the ratio if 11 is added to the first number and 6 is added to the second number, ठीक है। रेशियो क्या होगा अगर इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू ऐड करते तो, ठीक है। तो कैसे करें इसको, बता तो दिया सब कुछ, क्या बता दिया कि 3:5 है, इसमें ऐड कर रहे हैं 39 और 14, ऐड कर दो ऐसे। हमको पता है कि अगर तुमने रेशियो में ऐड किया वैल्यूज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रेशियो फिर सेम नहीं रहता, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस रेशियो को, बात को याद रखना। क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ऊपर नीचे वेरिएबल देके, ठीक है। 3x 5y दे दूं कि 5x दे दूं, ऊपर नीचे सेम चीज कटा होगा कि अलग अलग चीज कटे होंगे, सेम ही चीज कटा होगा ना, तभी तो 3:5 बचा होगा। जितना भी नहीं कटने वाला पार्ट है वही है 3:5। जो जो आपस में कट सकता था 3 और, क्योंकि 3 और 5 कब बचा होगा, जब जितने भी बाकी फैक्टर्स थे आपस में सब कट गए होंगे, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आपस में सब कट गए, तभी तो 3 और 5 बचा होगा। तो ये सारी चीज और ये सारा चीज सेम होगा तभी तो कटे होंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे हमें x ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आए, इस तरह हम लोग x डाल के रेशियो को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देना प्रोटेक्ट रेशियो यूजिंग सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल याद रखना, दो वेरिएबल मत डाल देना x और y, ठीक है। अब 3x हो गया, तब हम लोग बोल सकते हैं 3x प्लस 39 एंड 5x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू, देन द रेशियो बिकम 6:7, दिस इज इक्वल टू 6:7। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इफ 11 इज एडेड टू द फर्स्ट, अगर 3x में 11 ऐड कर दूं और 5x में 6 ऐड कर दूं तो क्या होगा। अब क्वेश्चन हुआ सही मायने में, थ्री एक्स में 39 पहले कंडीशन में बोला था ना कि 3x में 39 ऐड करो,
और नीचे वाले में 14 ऐड करो। क्या 6? इतना ऐड करना है, 39 ऐड करना है, 14 ऐड करना है, तब वो रेशियो कन्वर्ट होके हो जाता 6:7। तो कन्वर्ट होके हो गया ना 6:7। फिर से ऐड नहीं किया है। सेकेंड नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। फर्स्ट से ऐड किया 39, सेकेंड में ऐड किया 14, ये चीज बोला है। ठीक है, अब इसको करना है सिंपल, सॉल्व करो इसको। जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा उसको इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है और दिया क्या है, ये समझ में आ रहा है ना। दिया है उसको ऐसे लिखना है और जो पूछा है उसको ऐसे लिखना है, तब हमारा पूरा जो गिवन डेटा है उसको हमने दो चीज़ों में एक्सप्रेस कर दिया। ये 4 लाइन को हमने ये और ये इक्वेशन में डाल दिया है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो। x का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आया? 21। कुछ नहीं करना है, इस सारे इधर मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर जाता है, तो क्या हो गया, नीचे वाले सारे चले गए, तो ये हो जाएगा 7 3 21x प्लस 39 इंटू 7 कितना होता है, 7 3 210, 9 7 63, 210 और 63 273, 273 इज इक्वल टू 6 5 30 और 14 6 84। बस इसको सॉल्व करना था। 21x को उधर भेज देंगे, माइनस होगा तो बच जाएगा 7x, और 84 को इधर लेके आएंगे, 84 माइनस होगा और 1189। 9x यार, 7 क्यों लिख दिया, 9x। ठीक है, तो 9 और 89 189 कटेगा तो 21, x का वैल्यू हमने निकाल लिया 21। बस इसको पुट करना है इस रिलेशन में, 21 डालना है ना। तो 321 63 प्लस 11 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 105 प्लस 6, ये था 11 ना। बोला कि अगर 11 ऐड करते ऊपर में और 6 ऐड करते नीचे में तो कितना होता, तो 63 प्लस ये हो गया 74 और 105 हो गया 111। 74 बाई 111 नहीं है दिख रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ कट रहा होगा इसमें। 111 किससे बनता है, 11 से बनता है। 3 है ना इसमें फैक्टर के तौर पे, है क्या? तो क्या है 7। अरे 111 किससे कटता है, 4 से नहीं कटेगा कभी भी। और 7 से कितनी बार में कट रहा है, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा, सब बोल रहे नहीं कट रहा। 3 से नहीं कट रहा, 9 ऊपर, अच्छा ऊपर वाला 3 से कट रहा है ना, ऊपर वाला भी नहीं। 111 होता है 3 इंटू कितना हो गया 3 7 37 कट रहा है ना, 37 से कटेगा। 2 बार में 34, 3 बार में 111, 2:3 हो गया आंसर। हंड्रेड 11 याद रखना, 3 से कटता है। तो 3 और 30 कितना 37 होता है, सॉरी। तो 37 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ऊपर भी 37 से कटे, 2 बार में लिख लेना 37 से कटा है। ठीक है, 37 इंटू 2 है ऊपर में 74, भाई 37 तो ऊपर में नहीं है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है 37 से ही काटे। 74 इसमें 2 37 है और 111 में 3
37 है, तो 2:3 कट के हो गया और आंसर हो गया ये। ठीक है, बस पता होना चाहिए पहले से कि 111 प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से ही कट जाता है। जनरली लोग 3 को ही अवॉइड करते हैं क्योंकि देख के लगता नहीं 3 से कटेगा। हो गया लिखना, तो आगे बढ़े। क्या किए फिर से रिकैप करते हैं। रिलेशन दे रखा था 3:5 में 39 और 14 ऐड करना था, तो रेशियो में हम लोग कभी भी नंबर्स ऐड नहीं करते हैं, रेशियो को बदल देता है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो 3x 5x किए, ऊपर नीचे दोनों जगह पे x ही डाले, xy नहीं डाले। क्यों? क्योंकि x ही दोनों में कट जाएगा तो वापस 3:5 हो जाएगा, है ना। तो 3x + 39 5x + 14 ऐड करने से रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 6:7। फिर इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाले और पूछा था कि इसी रेशियो में अगर 11 और 6 को ऊपर नीचे ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने बस x का वैल्यू डाला, 11 और 6 भी ऐड कर दिया, आंसर निकल के आया 2:3। ऑप्शन हमने टिक किया। ठीक है, समझ में आया? इतना तक ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है।